मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं ज्ञानवापी पर चर्चा करना चाहूंगा और इनफैक्ट मैं आज शुरुआत ही मुख्य विषय से कर रहा हूं। बाद में जो दूसरी खबरें हैं उन्हें हम देखेंगे ताकि जो ज्ञानवापी के बारे में जो बातें की जानी है उस पर अच्छे से बातें की जा सके। देखिए, जब कोई भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित होती है तो उस घटना के छोटे छोटे अंश होते हैं, जैसे ज्ञानवापी। कल बकायदे इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया, अखबारों में आप पढ़ चुके हैं। और डिसीजन में हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जो ज्ञानवापी है उसका बकायदे सर्वे किया जाना चाहिए। हाँ, सर्वे इस तरीके से किया जाना चाहिए कि उसके जो साक्ष्य हैं वो खराब न हो, उनकी खुदाई न करनी पड़े। और आजकल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बिना खुदाई वगैरह के भी हम साक्ष्यों का अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ तक कि पता लगा सकते हैं कि दीवारों के अंदर क्या है। रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है कि जमीन या दीवार के अंदर क्या है। कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, उससे साक्ष्यों की जांच की जा सकती है। दीवारों की नींव, मिट्टी में रंग, इन सब में क्या परिवर्तन हुए, इसके आधार पर भी साक्ष्य जुटाए जाते हैं और बहुत सही सही बातें बताई जा सकती हैं। इसलिए हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, इस तरीके से किया जाना चाहिए सर्वे की कोई चीज डैमेज न हो और उसकी खुदाई न करनी पड़े। अब आप देखें कि ये एक छोटे से अंश की मैंने चर्चा की है जो हाई कोर्ट ने कही है, और दूसरी बातें भी कही है कि ये सबको मान्य होगा। जो भी बातें निकल करके आएंगी सभी को आदेश का पालन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, सर्वे के जो तरीके होते हैं उस पर संदेह करने की जरूरत नहीं है और बाकायदे सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। ये छोटे 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 अंश हैं। सच पूछे तो ये किसी भी घटना के लिए बॉडी का काम करते हैं, उसके शरीर का काम करते हैं, क्योंकि इसके बिना तो हम घटना के बारे में कोई चीज जान ही नहीं सकते। और जब घटना के बारे में जानेंगे नहीं तो सीधी सी बात है कि फिर उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। सवाल ही नहीं उठता कि उसकी हम समीक्षा कर सकें। ये बात कल हाई कोर्ट ने कही, ठीक है। अब यहां तक बात आई कैसे, तो आप थोड़ा सा इसके पीछे चले जाएंगे कि जो ज्ञानवापी है वो क्या है, इसका संबंध किस ज्ञानवापी से है, क्यों ये मामला चल रहा है। आप थोड़ा सा इसे जान लेंगे। लेकिन याद रखिए कि यहां मैं कह रहा हूं कि जान लेंगे, यहां आपको मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको चीजों को तो समझना होगा ना। जब तक आप चीजों को समझेंगे नहीं तब तक उसके बारे में आप कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं आ सकते। तो जो ज्ञानवापी है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ज्ञान यानी कि नॉलेज, वापी यानी कि तालाब। इसे आप एक अच्छा नाम दे सकते हैं हिंदी में, ज्ञान सरोवर, यानी कि ज्ञान का सरोवर। ठीक है। आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन में, यहां तक कि भारतीय परंपरा में जो सरोवर है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तक कि जो तीर्थ स्थल भी जो हमारे बने हुए हैं, आप देखिए कि नदियों के किनारे हैं। तीर्थ स्थलों पर आपको बकायदे जल कुंड मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे यहाँ जल कुंडों का कितना जबरदस्त स्थान है। यहां तक कि साउथ में जब मंदिर वगैरह बनने लगे, एक समय ऐसी आई कि मंदिर में जल कुंड का होना अनिवार्य सा ही बना दिया गया। तो जल कुंड का हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञानवापी कहीं न कहीं उसी से रिलेटेड है। इस तरह से 7 ज्ञानवापी का उल्लेख हमारे ग्रंथों में मिलता है। उनमें से ये एक ज्ञानवापी है जो विश्वनाथ मंदिर जो हमारा वाराणसी है वहां है। अब समस्या ये खड़ी हुई कि खासकर जो हमारा मेडिवल पीरियड रहा है, ये कहा गया कि भाई वो जो ज्ञानवापी है उसे तोड़ा गया, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई और अब ये मस्जिद और ज्ञानवापी का विवाद है। हिंदू वर्ग मांग कर रहा है कि नहीं, वो हमें वापस मिलनी चाहिए, वो ज्ञानवापी हमारी धरोहर है। अब जो मुस्लिम वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं, वहां ज्ञानवापी मस्जिद है, उस पर हमारा अधिकार है। तो इस पर मामला चला, इसका सर्वे कराने की अनुमति दे दी वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। और इसके बाद फिर उसके विरोध में जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद है, जो विपक्षी जो मुस्लिम ग्रुप है कह लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन उसने फिर इस पर स्टे लगा दी थी और अभी हाई कोर्ट ने ही इस पर अपना निर्णय दिया है। ये इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हो गई। देखिए, मैं जानबूझ करके थोड़े विस्तार के साथ जा रहा हूं, इसलिए कि आपको पता लग सके कि किसी भी घटना को आपको कैसे लेना है। अब ये जो मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं, इनमें रटने की, लिखने की, याद करने की बात कोई भी नहीं है। केवल बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, बस दैट्स ऑल। मुझे नहीं लगता कि इसमें से किसी भी अंश को लेकर के प्री में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेंस में जरूर कुछ पूछा जा सकता है। और मेंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अंशों पर आधारित क्वेश्चन नहीं होते, वो तो स्पाइन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, पूरे ढांचे पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे उभरता क्या है, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, अगर आप दोनों तरफ से इसे लेकर के चलें तो आपको दो अलग अलग पक्ष दिखाई देंगे। एक पक्ष ये कहेगा कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इतिहास में जो घटना घटित हो गई, अब उसे क्यों उधेड़ना, क्यों उसे फिर से खोद करके निकालना,
वैमनस्य बढ़ेगा, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अब जो जैसी वस्तु स्थिति है उसे स्वीकार कर लिया जाए, इसके आधार पर सर्वे न कराया जाए, मान लिया जाए कि वहां मस्जिद है, बात खत्म हो गई। ये एक पक्ष हो गया। जो दूसरा पक्ष है वो ये कहेगा कि नहीं, क्यों नहीं, गलतियों को सुधारा जाना चाहिए, और सुधारा जाना चाहिए इसके लिए हमारे पास वैज्ञानिक आधार है, सर्वे होना चाहिए। और अगर सर्वे से लगता है कि नहीं शुरू से वहां कुछ नहीं था, मस्जिद बनवाई गई है, तो ठीक है, वो मस्जिद है, नहीं तो हमारी धरोहर हमें वापस मिलनी चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहेगा। ठीक है, अब आप कहां खड़े हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप कहां खड़े हैं, आप इन दोनों में से किस पक्ष को सही मानते हैं, पहली बात। और जरूरी नहीं कि आप इन दोनों में से किसी एक को सही माने ही, नॉट एट ऑल। आपका क्या ओपिनियन है वह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अब सर्वे की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक शायद इस पर एडिटोरियल कमेंट्स या एडिटोरियल आर्टिकल्स आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद फिर लोग इस पर बहस करना शुरू करेंगे, इस पर बाकायदे कमेंट्स और आपको आर्टिकल भी पढ़ने को मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि मैं ये उम्मीद नहीं करता कि एक 20, 22, 25 साल के जो स्टूडेंट है उसमें अपनी ओपिनियन बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से किसी भी पक्ष के हों, जो आपकी ओपिनियन हो वो बहुत ही लॉजिकल होनी चाहिए। और जब मैं लॉजिकल की बात कह रहा हूं तो संविधान सम्मत होनी चाहिए, कानून सम्मत होनी चाहिए, और साथ ही साथ व्यावहारिक होनी चाहिए। यह आपको मानकर चलना होगा, देखना होगा अपनी ओपिनियन के बारे में। दोस्तों, ये एक तरीका होता है किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर अपनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तैयारी करने का। तो इस मुख्य विषय को अब मैं यहीं पर छोड़ता हूं, देखते हैं कि आगे घटना क्या रूप लेती है, तब फिर यदि संभव हुआ तो हम लोग आगे बातें करेंगे। अब कुछ थोड़ी सी आपको दूसरी तरह की खबरें देनी है। पार्लियामेंट में बाकायदे डाटा सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डेटा संरक्षण को लेकर के कितने जबरदस्त रूप से भारत के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, जितना भी हम स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं उसमें हमारा डेटा संग्रहित होता है, और वो सारा का सारा जो डेटा है वो संग्रहित कहाँ हो रहा है, विदेशों के सर्वर पर संग्रहित हो रहा है। मतलब उनको हमारे बारे में सब कुछ मालूम है, और इसके बाद उसका वो क्या करते हैं, आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि उन्होंने वहां बेच दिया, वहां लीक हो गया, ये हो गया, फ्रॉड हो रहे हैं। ऐसे में बहुत समय से मांग की जा रही थी कि डेटा संरक्षण पर कानून बनाया जाए, और अंततः अब ये पार्लियामेंट में आ गया है। आज अखबारों में आपको डेटा संरक्षण विधेयक के बारे में काफी कुछ तत्व पढ़ने को मिले होंगे। यानी कि जो जुर्माने की राशि है वो घटा करके 500 करोड़ से 250 करोड़ कर दी गई है, और दूसरे तथ्य हैं कि शुरू के जो स्टार्टअप होंगे उन्हें इससे अलग रखा गया है। अलग अलग बातें हैं कि डेटा सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। फिलहाल मैं उन पर बातें नहीं कर रहा हूं। इसका कारण है, देखिए, अभी तो यह विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है, अभी इस पर बहस होगी, लोकसभा में बहस होगी, लोकसभा में ये विधेयक पारित होगा, फिर राज्यसभा उस पर बहस करेगी, फिर राज्यसभा से ये पारित होगा या नहीं होगा। हो सकता है कि इस बीच में कुछ इस तरह की व्यवस्था हो कि इसे संसदीय समिति को सौंप दिया जाए, इस पर और विचार हो, पता कुछ भी हो सकता है। बहस के दौरान कुछ प्रोविजंस बदले जा सकते हैं, नए प्रोविजंस लाए जा सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हम इसके किसी भी तथ्य को फाइनल मानकर न चले। हालांकि देखिए, मेन ढांचा हमारे सामने आ चुका है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों को केवल पढ़ लीजिए, नोट मत कीजिए, याद भी मत कीजिए। जब विधेयक विधिवत तरीके से पारित हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से, राष्ट्रपति के तो फिर हस्ताक्षर हो ही जाने हैं, तब फिर आप इस टॉपिक पर तैयारी कीजिएगा, और बहुत अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है, बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक है। इसका संबंध वर्तमान से ही नहीं है बल्कि भविष्य से भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का ही मामला नहीं है, क्योंकि जिस देश के नागरिक अगर सुरक्षित नहीं होंगे तो फिर राष्ट्र की सुरक्षा संदेह के घेरे में तो फिर रहती ही है। राइट दोस्तों, आज एक एडिटोरियल कमेंट आया है दैनिक भास्कर में, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये भी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया है। उसमें व्यवस्था ये की गई है कि जो हमारे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो भी सरकार के अधीन आ जाएं। देखिए, हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो संस्थान है, IIT आप जानते हैं, IIT जैसे हमारे जो संस्थान हैं, हमारे जो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहां तक कि जो NITs हैं, ये सब कहीं ना कहीं सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकारी नियंत्रण में काम करते हैं। इन्हें वो स्वायत्तता नहीं है। IIM को यह स्वायत्तता थी, और यह स्वायत्तता बाकायदे 2017 में दी गई थी। अब उस स्वायत्तता खत्म करने की बात हो रही है। बिल संसद में पेश किया जा चुका है,
और मुझे नहीं लगता है कि ये बिल रुकेगा, ये पारित भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के बिलों पर विपक्ष की भी कोई बहुत ज्यादा रुचि होती नहीं है। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में जब हम बाकायदे अपनी शिक्षा नीति घोषित कर चुके हैं, स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अपने शिक्षा के स्तर को ले जाना चाहते हैं, शैक्षणिक संस्थानों को ले जाना चाहते हैं, तो वहां तक जाने के रास्ते में अगर सरकारी नियंत्रण बाधा बनती है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। हमारी जो शिक्षाविद हैं शुरू से इस बात को मानते रहे हैं कि हमारे जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, उन्हें स्वायत्तता दी जानी चाहिए, और यहां हम उसके विरुद्ध उठता हुआ कदम देख रहे हैं। देखते हैं विधेयक पारित होने के बाद क्या स्थिति बनती है, और डेफिनेटली अगर ये विधेयक पारित हो गया तो इस पर भी आपको डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। अभी पेश होने पर ही आपको एडिटोरियल कमेंट पढ़ने को मिल गया है, पारित होने के बाद डेफिनेटली हम और भी चीजें जानेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही बस मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सौरभ प्रताप दिल्ली विश्वविद्यालय से, अमीशा दाबास और अनीशा शर्मा दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। 2 दिनों के बाद फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।